उत्तराखंड सीएम धामी हैं। आपको बता दें कि अजमेर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में ही पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। तो अजमेर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही आपको बताते चले, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया गया है और इसके साथ ही पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में इन्होंने पूजा अर्चना की है। तो अजमेर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। अजमेर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां पर उत्तराखंड धर्मशाला के ही द्वितीय तल का ही लोकार्पण किया है और आश्रम ही तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि अजमेर में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड धर्मशाला का कार्यक्रम और इसके साथ ही आश्रम तीर्थराज पुष्कर का लोकार्पण किया और द्वितीय तल का ही यहां पर लोकार्पण हुआ है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी दर्शन के लिए पहुंचे। तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय पर बताया जा रहा है कि तल का वहां पे लोकार्पण हुआ है, जहां पर धामी पहुंचे हैं। उत्तराखंड धर्मशाला का कार्यक्रम था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आश्रम तीर्थराज पुष्कर का लोकार्पण किया और इसके साथ ही अजमेर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। मंच पर आसीन हमारे साथी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, माननीय अध्यक्ष धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार, और जिनके बोलने में मैं इनसे कह रहा था, ऐसा ये कह रहे 20 साल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये राजस्थान के, मुझे तो लग रहा है कि उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति यहां पर मिल रहा है। श्री ओंकार सिंह लखावत जी और मेरे बहुत बरसों पुराने मित्र विराटनगर के माननीय विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, जिला कलेक्टर अजमेर, जिन्होंने काफी इस धर्मशाला के कामों को आगे बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग किया है यहां पर, जैसा मुझे बताया गया, श्री लोकबंधु जी और कार्यक्रम के संयोजक। और सच में ये जो काम हो रहे हैं, इतना सारा निर्माण हो रहा है, इतनी सुविधाएं यहां पर जुड़ रही हैं, उसको जुटाने का काम, उसका संयोजन करना, लोगों को जोड़ना, जिनके विशेष प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर एस.एस. तड़ागी जी उत्तराखंड से आज इस काम का विशेष समन्वय करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हमारे साथी श्री राजेंद्र व्यास जी, एक बार खड़े हो जाइए आप। और सभी ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण में, धर्मशाला के निर्माण में अपना योगदान दिया है और जिनको अभी हम सब के हाथों आपने सम्मानित करवाया, ऐसे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्रवासी सभी बंधु, मीडिया के सभी मित्र और राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, यहां की अजमेर की पालिका प्रशासन, ये सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं तीर्थराज पुष्कर की इस पवित्र और तपोमयी भूमि
पर विराजमान सृष्टि के आदि रचयिता, वेदों के प्रणेता भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं आज पुष्कर राज में उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का जो यहां पर हैं और जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया है, और साथ में आज का ये विशेष कार्यक्रम जहां तड़ागी की और आप सब में से बहुत सारे लोग, हमने जो एक नवाचार शुरू किया है उत्तराखंड में, एक नया काम पूरे देश भर के प्रवासी भाई बहनों को एक दिन प्रवासी सम्मेलन करके हम उनको भी उनके पैतृक स्थानों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछले साल से हमने वो सम्मेलन शुरू किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि तड़ागी जी समेत पूरे देश भर के ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वो हर वर्ष उस सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, अपने विचार रखते हैं। और मैं आज यहां राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत सरकार के सचिव हैं श्री सुधांशु पंत जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज के कार्यक्रम को बनाने में एक सेतु की भूमिका के रूप में अपना योगदान दिया। और मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हें भी यहां आना था और उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले तय हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते या कोई, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप फिर कभी आप जब यहाँ आएंगे तो तब आ जाएंगे आपके प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर हमारे सुरेश जी, ओंकार सिंह जी और सारे लोग यहाँ पर, कुलदीप जी भी आ गए हैं वहां से, और अन्य हमारे जिलाधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से तीर्थराज पुष्कर की पवित्र भूमि में आप सबके बीच में एक बार फिर से यहां आने का, आप सबसे मिलने का और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा महोदधे स्तु तल्यो चान्योपसीति जलाशय तथा वे पुष्करस्यापि समम तीर्थम विद्यते। यानी कि जैसे समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही तीर्थराज पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, जैसा अभी हमारे रजावत जी ने भी कहा, ओंकार सिंह जी ने। इनमें भी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली और अनेकों ऋषि मुनियों की तपोभूमि पुष्कर तीर्थ को समस्त तीर्थों का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि भारत की सनातन आध्यात्मिक जो संस्कृति है कि उसकी वो अनस्वर ज्योति है जो युगों युगों से मानवता, धर्म, तप, त्याग और सद्गुणों पर चलने की प्रेरणा देती है। चारधाम यात्रा का पुण्य भी, जैसा अभी यहां कुलदीप जी आप कह रहे थे, सुरेश जी कह रहे थे कि गंगा जी का स्नान करने का वो पुण्य या यात्रा वो तभी पूरी होती है। चारधाम यात्रा करने का भी पुण्य तभी पूरा माना जाता है जब तीर्थराज पुष्कर के पावन सरोवर में उसके बाद स्नान किया जाए। शायद पुष्कर राज की इसकी आध्यात्मिक महिमा और अलौकिक आभा से प्रभावित होकर मेरे पूज्य माता पिता ने भी शायद मेरा नाम पुष्कर रखा। मुझे इस समारोह में आमंत्रित कर इस दिव्य धरा को प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ के पूरे अजमेर ट्रस्ट के, हमारे तड़ागी जी का, समस्त पदाधिकारियों का और सभी आयोजन करने वालों का
मैं और अपने सभी अजमेर वासियों का, हमारे उत्तराखंड के सभी प्रवासी भाई बहनों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आप सबका भी बहुत साधुवाद करता हूं। मैं अपनी बेटियों का, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी उत्तराखंड की संस्कृति को, हमारा ये पिछोड़ा, हमारी ये जो नथ और ग्लोबल, अब नए जो बच्चे हैं धीरे धीरे पहले इस हमारे पहनावे से, हमारी वेशभूषा से, हमारी संस्कृति से जो दूर जा रहे थे, अब फिर से वो अपनी संस्कृति की ओर वापस जा रहे हैं। और मैं केवल यहां नहीं, मैं ओंकार सिंह जी, मैं लंदन गया आज से लगभग 2 साल पहले, मैं दुबई गया, मैं आबू धाबी गया, और देश में तो जितने शहरों में मैं जाता हूं तो मुझे उत्तराखंड की जितनी बहनें मिलती हैं, जितनी बेटियां मिलती हैं, वो सच में, और बहुत सारे लोग, जैसे आज वो टोपी वाले देखे सब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उत्तराखंड की संस्कृति के जीवंत उदाहरण है, ब्रांड एम्बेसडर है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को आज पूरे विश्व के अंदर ले आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टोपी पहनी थी, आप सबको याद होगा, 26 जनवरी 2022 को, और उसके बाद ये टोपी भी आज पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान इस टोपी की बन गई है। मैं अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और इस विरासत को बहुत सजाने का बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और यहां आकर मुझे आप सबके बीच में ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं राजस्थान में नहीं हूं। और अभी ओंकार सिंह जी बोल रहे थे तो जैसे एक पहाड़ी आदमी बोलता है रंगठेठ, बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था कि आप पता नहीं वहीं ज्यादा रहे हैं क्या पहले। और हमारे जो है सुरेश जी भी, कुलदीप जी भी, ये सब जितने सरल हैं, सीधे हैं, देखिए मंत्री हैं, विधायक हैं, लगता नहीं कि बिल्कुल जो है इनकी सरलता, इनकी सज्जनता, कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे सब उत्तराखंड के भाई बहन आप सबको पाकर, और ओंकार सिंह जी आप जैसे अभिभावकों को पाकर, सच में ये लोग बहुत सुखी हैं यहाँ पर हर प्रकार से। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आज अजमेर में नहीं हूं, मैं उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो हमारी धर्मशाला बनी है, यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में आश्रय देने का काम करेगी, बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा हो, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण होना हो, भव्य काशी दिव्य काशी बनना हो, महाकाल लोक उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या उत्तराखंड के अंदर ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या सुदूरवर्ती क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ 17,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश के दर्शन करने जाना, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जाना हो,
मुखवा हरसिल, जहां गंगा मैया का मायका है, उस स्थान पर जाना हो, या भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उस अंतिम गांव को उसी गांव में जाकर भारत के पहले गांव की संज्ञा देना हो, यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी से बढ़ रहा है। और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, उसको सशक्त बनाने के साथ ही भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलानी हो, विश्व में मजबूती प्रदान करनी हो, वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और उसकी संरक्षण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। चार धामों के अनेक मार्ग नए बन गए हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग आज चार धाम आते हैं तो उनको अंतर महसूस होता है कि पहले किस प्रकार की सड़कें होती थी, पहले किस प्रकार की वहां सुविधाएं होती थी। हाँ, ये जरूर है, हमारे मीडिया के मित्र यहां पर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चार धाम की यात्रा ये कोई सामान्य यात्रा नहीं होती है, ये बहुत कठिन यात्रा होती है। लेकिन उस कठिन यात्रा को भी आसान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। और केदारनाथ जाने के लिए आज रोपवे का काम प्रारंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में जो यात्रा कई घंटों की होती है, दिनों की होती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार सिखों का जो हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहब, जो 3-4 दिनों की यात्रा होती है, वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाया करेगी। और ऐसे लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, जिनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होने वाली है। चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड हो, उन सब ने आज जो लंबी दूरी है उसको बहुत कम समय का बना दिया है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी में अनेक घाट बनाए जाने का काम आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप सब हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मां पूर्णागिरी के धाम शारदा जी पर जाते हैं। जहां हम गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में बना रहे हैं, उसके साथ साथ शारदा जी के तट पर मां पूर्णागिरी के आंगन पर, जहां वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है, जिसमें अध्यात्म में, हिंदू दर्शन पर, इन सब पर एक बड़ा शोध चलने वाला है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण भारत के जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो विकृत और घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, हमने उत्तराखंड में एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर अब दंगे का माहौल बनाने वाले, दंगे की राजनीति करने वाले और दंगे से सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी सबक सिखाने के लिए कठोर दंगारोधी कानून भी बनाया है। और अब कोई वहां दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई की एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में इस पर भी रोक लगाई कि प्रदेश में कहीं पर
देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है और मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने ही वरिष्ठ अफसरों संग ये बैठक की है और बैठक में वन्य जीवों संघर्ष की घटनाओं को लेकर चर्चा की गई है। घायल व्यक्तियों के उपचार का भी खर्च उठाएगी सरकार, ऐसा कहा गया है और मुआवजा राशि भी रखी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ ही बैठक कर वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भालुओं और अन्य वन्य जीवों के हमलों में ही घायल व्यक्तियों के उपचार पर पूरा खर्च जो होगा राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक घायल को ही समय पर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया है कि उपचार में ही किसी भी प्रकार की देरी न हो और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध भी कराए जाए। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वन्य जीव हमलों पर ही सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वन के साथ बैठक की गई है और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर चर्चा भी की गई है और इतना ही नहीं, घायलों के इलाज का खर्च भी अब सरकार उठाएगी। प्रदेश के सरकारी राशन की दुकानों से ही ई-केवाईसी के बिना ही राशन मिलेगा और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय मंत्री का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी का काम चल रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर अंतिम तारीख घोषित की है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि प्रदेश के ही ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। गायत्री भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि ई-केवाईसी होनी है। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंबप्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंबप्रिंट भी था और जिनका थंबप्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंबप्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंबप्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से उनको राशन से वो मतलब उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही।